डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, लास्ट टाइम हमने हमारी जो लेक्चर 3 है उसके अंदर क्या कंप्लीट कर लिया था? ग्लोबलाइजेशन और चेंजेस इन एग्रेरियन सेक्टर। एग्रेरियन सेक्टर कुछ नहीं होता, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात जो है वो चल रही है। तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से फूड बास्केट में चेंज आया, किस तरीके से कुछ नॉर्म्स में चेंज आ गए, किस तरीके के रिफॉर्म्स में चेंज आ गए, वो सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखी थी। बच्चों, 3 टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लो, तभी आपको आगे के कंसेप्ट्स जो है वो समझ में आएंगे। आज जो हम चालू करने वाले हैं बच्चों, वो होगा हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग ये क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाकर कैसे पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग है। अब ये पढ़ने से पहले हम पहले कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब जो है वो बच्चों क्या करेंगे, समझ लेंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों फार्मिंग अंडरटेकन बाय कॉर्पोरेट फर्म्स। अब आप बोलोगे कॉर्पोरेट फर्म्स जो है वो कैसे फार्मिंग करेगी? हाँ, वो फार्मिंग करते हैं, करते नहीं करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? कॉर्पोरेट फर्म्स क्या करते हैं, प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है ना, उसको ले लेते हैं किससे? फार्मर्स से, हु आर विलिंग टू सेल देयर लैंड। तो वो फार्मर्स जिनके पास अच्छा खासा एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उससे क्या करते हैं, ये जो कॉर्पोरेट फर्म्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं बच्चों, उससे वो लोग परचेज कर लेते हैं। अब परचेज करने के बाद अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट रहा और एग्रीकल्चर से ही ऐसा कोई रॉ मटेरियल है जो हमको मिलता है, जिसको बनाने के लिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की ज़रूरत लगती है, तो ऐसे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए कॉर्पोरेट फर्म्स क्या करते हैं, फार्मर्स से उनकी ज़मीन जो है वो खरीद लेते हैं। कौन से फार्मर्स से? दोज हु आर विलिंग टू सेल देयर लैंड, जिनको वो लैंड बेचना होता है, उनसे क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स खरीद लेते हैं। कॉर्पोरेट फर्म्स में ऑल्सो परचेज, या तो वो परचेज कर सकते हैं या तो टेक ऑन लीज यानी कि भाड़े पर ले सकते हैं वेस्ट लैंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो अगर उनके कॉर्पोरेट का जो हिस्सा होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से या तो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के वेस्ट लैंड, या तो फिर सीधा सीधा उसको क्या कर सकते हैं, भाड़े पर, रेंट पर जो है वो खरीद सकते हैं। लीज यानी कि कुछ साल का अग्रीमेंट बना लिया, चलो 99 ईयर्स के लिए आप मुझे लीज के ऊपर दे दो स्टेट गवर्नमेंट को। आप उनका जो लीज है वो क्या करते रहोगे, उसका अमाउंट जो है उनको पे करते रहोगे और अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज उसके ऊपर चालू रखोगे। तो ये 2 तरीका, या तो आपने परचेज कर लिया या तो उसको लीज पर ले लिया, उस लैंड को गवर्नमेंट से ले सकते हो, या तो सीधा सीधा फार्मर से आप उनके लैंड को खरीद सकते हो। तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज मेंट फॉर द कैप्टिव फूड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और फॉर सेल इन दी ओपन मार्केट। या तो आपको ओपन मार्केट में जाकर बेचना है, या तो फिर लिमिटेड सेलर हो, फूड प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे आप लिमिटेड सेलर हो बनाने के लिए। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न कि क्यों हमारे कॉर्पोरेट्स जो है वो फार्मर्स से लैंड खरीद कर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब वापस आएंगे हम हमारे इस टॉपिक के ऊपर, ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जब बदलाव आया, किसमें बदलाव आया है, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनी 2000 में, जब नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आर बीन अंडरटेकन। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस आना, एक पॉजिटिव चेंज आना, एक बदलाव आना बहुत बड़ा। अ सिग्निफिकेंट रोल इज बीइंग असाइन्ड टू प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिया गया, किसको असाइन किया गया, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को असाइन किया गया। क्या करने के लिए, ताकि गांव का जो है उद्धार हो, पॉवर्टी जो है वो कम हो जाए और रूरल का डेवलपमेंट हो जाए। रूरल यानी कि जितने रूरल एरियाज है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको हम प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे देंगे, और उसी के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि शायद इससे गरीबी जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। Corporate farming is one such initiative attempted in many Indian states alongside contract farming। और इसीलिए corporate farming जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में है, किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग भी जो है हमारे इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स में, कई ऐसे राज्यों में क्या है, एग्जिस्ट करता है। ये पॉसिबल हुआ है नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 के बाद, जो न्यू रिफॉर्म्स आए हैं, जो भी बदलाव आए हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया। ओके,
अब यहाँ पर दिया गया है वो स्टेट्स के बारे में जहाँ पर ये फार्मिंग्स जो है वो फेमस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, अडॉप्ट की जाती है। ओके, सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पर है हमारा ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो चलता है। उसी के साथ साथ है हमारा गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड अदर्स हैव परमिटेड कॉर्पोरेट फार्मिंग। और इसी के साथ साथ दूसरे स्टेट्स को भी परमिशन मिली है। सम ऑफ द फर्म्स दैट अंडरटेक कॉर्पोरेट फार्मिंग, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स के नाम या कॉर्पोरेट्स के नाम जो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करती है, तो कौन है वो बच्चों? सबसे IIEFL जो कि पुणे में है, सब्सिडरी ऑफ इयन एक्सचेंज इंडिया, तो इसकी एक सब्सिडरी फर्म है। कौन सी सब्सिडरी फर्म है? IIEFL पुणे। इट ऑपरेट्स फार्म्स इन महाराष्ट्र, तो इनके फार्म जो है बच्चों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है और गोवा में है। और उसी के साथ साथ ये प्लांटेशन का भी काम करती है और इनके पास ज़मीन जो इन्होंने ले रखी है वो कितनी है? 1500 एकर्स ऑफ लैंड, जिसके ऊपर इनका फार्म जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट आता है जामनगर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या है? एक सब्सिडरी है। यहाँ पर इनके जो फार्म है वो है गुजरात में और पंजाब में। इसी के साथ साथ ये किस में डील करते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। कितनी लैंड्स हैं इनके पास में? 7500 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो इनके पास है। नेक्स्ट आता है हमारा ADG। बच्चों ये जो हम देख रहे हैं ये सारे हमारे कॉर्पोरेट्स के नाम हैं जो किसी न किसी की सब्सिडरी है। ADAG जो है ऑपरेट करती है पंजाब से। इनका काम है क्या करना? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कल्टीवेशन करना और इनके पास लैंड है 3500 एकर्स। SYP एग्रो जो कि अहमदाबाद में है, तो ये ऑपरेट करती है गुजरात से। ये जो कल्टीवेट करने का काम करती है वो होता है बेसिकली ऑनियन, स्पाइसेस और वेजिटेबल्स। मेनली किसके लिए ये करती है? ये करती है एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया से बाहर के लिए। फिर है हमारी अनदर फर्म जो कि एग्रीगोल्ड है, जो कि हैदराबाद में है। ये ऑपरेट करती है तेलंगाना से और यहाँ पर कल्टीवेशन होता है फार्म प्रोडक्ट्स का, जो कि एक्सपोर्ट के लिए होता है। इसी के साथ साथ है हमारा फील्ड फ्रेश बच्चों, जो कि जॉइंट वेंचर है भारतीय एंटरप्राइजेस का और रॉथस्चाइल्ड का। ये ऑपरेट करती है पंजाब से और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कल्टीवेट करती है। एरिया जो इन्होंने कवर किया है लैंड का वो है 300 एकर्स ऑफ लैंड। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको सब याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट इनमें से 2 या 3 के आप नाम याद कर सकते हो जो बड़े आसानी से आपको याद हो सकते हैं, ताकि आपको आंसर्स लिखने में हेल्प हो जाए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो किस तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग का ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हुआ है। Okay, so the next topic that we have is arguments for corporate farming। for यानी कि उसके फेवर में जो arguments हुई है हम वो देखेंगे। इसके बाद होगा arguments against corporate farming, जो उसके against में होगा। Okay, पहला आता है consolidation of land holdings। इन इंडिया मेजॉरिटी यानी कि 90% ऑफ द लैंड होल्डिंग बिलोंग्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यानी कि इंडिया में 90% जो लैंड है वो किसका होता है बच्चों? वो होता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का। ओके, then it says that where the land holding is less than 2 hectares, तो 2 हेक्टर्स या उससे कम जो होता है लैंड किसके पास होता है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स कल्टीवेट ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि मेजॉरिटी यानी सबसे ज़्यादा फार्मर्स जो किस पे कल्टीवेट करते हैं? फ्रेगमेंटेड यानी कि जो टुकड़ों में होता है वो लैंड होल्डिंग्स उनके पास होती है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स लीड टू लोअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उनका ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ लैंड हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होती है तो उनका लैंड जो है वो क्या होता है? चला जाता है। Therefore, corporate farming is expected to increase agricultural productivity, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया है कॉर्पोरेट फार्मिंग से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाए। बिकॉज कॉर्पोरेट फर्म्स कैन अंडरटेक फार्मिंग ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय परचेजिंग लैंड फ्रॉम सेवरल फार्मर्स। तो इससे क्या हो सकता है? अब हर फार्मर की अपनी अलग अलग लैंड होगी, फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में बटी हुई है, राइट। तो इससे क्या हो सकता है? बिकॉज देयर आर सर्टन बाउंड्रीज, उसकी वजह से क्या हो सकता है? इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। इसलिए कॉर्पोरेट के हाथ में दिया गया है कि भाई तुम देख लो, कॉर्पोरेट फार्मिंग कर लो, ताकि तुम एक सेवरल फार्मर्स यानी कि एक से ज़्यादा फार्मर्स जिनके पास फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं, तुम उससे क्या कर सकते हो? जाकर परचेज कर लो, खरीद लो या तो रेंट पर ले लो और वहाँ पर क्या करो? क्रॉप्स की कल्टीवेशन करो, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक ऐसे कॉर्पोरेट फर्म हो जो कि एक्सपोर्ट करना जानते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप इतने सारे लैंड को खरीद कर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। Next it says that production for exports।
Agriculture is gaining prime importance in the globalized era. Fresh fruits and vegetables and also the value-added farm products such as processed food products have a good scope in export market. यानी कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है बच्चों वो एक्सपोर्ट में, ग्लोबलाइज्ड एरा है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उन देशों में जहाँ पर कमी होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा डिमांड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ साथ जो कि हमारे फार्म प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे इंडिया के बाहर। प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब ये जो प्रोडक्शन करना है हमको, अब हम 2 या 300 या 400 लोगों को तो सर्व नहीं कर रहे हैं, लाखों लोगों को सर्व कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को सर्व कर रहे हैं, अरबों लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो जब इतने लोगों को हम सर्व कर रहे हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो लगेगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। कॉर्पोरेट फर्म्स हैव द कैपेसिटी टू अंडरटेक लार्ज इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए कॉर्पोरेट फर्म्स जो होते हैं, एक फार्मर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट दे सके, लेकिन चांसेस है कि कॉर्पोरेट फर्म्स जो है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। इसीलिए कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ गुड ऑप्शन, और इसीलिए कहा गया है कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ गुड ऑप्शन। द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव इन फेवर इज मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कॉर्पोरेट फर्म्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू मार्केट इफेक्टिवली लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कुछ भी होते हैं बच्चों, उसकी मार्केटिंग कॉर्पोरेट फर्म ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक छोटा फार्मर जो है वो उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए भी बच्चों हमको क्या चाहिए, हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिक्वायर्स गुड पैकेजिंग, और इसी के साथ साथ जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको सही पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ सकता है उसमें, और वेयर हाउसिंग भी आएगा, जहाँ पर हमको इतने सारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होता है। कॉर्पोरेट फर्म्स हैव द कैपेसिटी टू अंडरटेक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कैपेसिटी है इसको संभाल कर रखने की, किसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग को, वो भी कॉर्पोरेट फर्म की जिम्मेदारी है, और वो ज़्यादा अच्छे से ये काम कर सकता है मोर एफिशिएंटली, देयर बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस एंड जनरेटिंग हायर इनकम। क्योंकि कॉर्पोरेट को पता है बहुत अच्छे से उनको किस तरीके से काम करना है, तो वो मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता है, इफेक्टिवली कर सकता है, सफिशिएंटली कर सकता है, और उसी के साथ साथ क्या कर सकता है, वेस्टेजेस का अवॉइड करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट के हाथ में ये कॉर्पोरेट फार्मिंग देना जो है वो गवर्नमेंट को सही डिसीजन लगा है। तो ये है आर्ग्यूमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग, क्यों कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, The experiment of corporate farming in many developed and developing countries did not succeed largely due to the internal problems of the agri-business firm. अब क्योंकि फर्म्स के बीच में जो एग्री बिजनेस फर्म्स है, इनका इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। Large scale corporate firms fail in UK, Venezuela, Ghana, Brazil, Iran and Philippines despite the presence of significant external economies of scale in terms of subsidized inputs including land, low interest credit and tax and duty benefits। तो ये जो है लार्ज कॉर्पोरेट फर्म्स जो है वो कौन सी कंट्री में फेलियर रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग, यूके में, वेनेजुएला में, घना में, ब्राज़ील में, ईरान और फिलीपींस में। बावजूद इस चीज़ के कि उनके पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है व्हेन यू आर बाइंग समथिंग इन बल्क क्वांटिटी यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट। जब हम ह्यूज क्वांटिटी में कोई चीज़ को खरीदते हैं तो हमको उस पर डिस्काउंट जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बावजूद जो है, और उसके अलावा इन कंट्रीज़ में क्या बेनिफिट था, सब्सिडाइज इनपुट्स मिलता था, सब्सिडी मिलती थी इनको किन चीज़ों के ऊपर, लैंड के ऊपर, इंटरेस्ट क्रेडिट जो मिलता था वो बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज होता था, टैक्स और ड्यूटी बेनिफिट्स जो है वो भी इनको मिलता था। बावजूद इसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है इन कंट्रीज़ में क्या हो गया, फेल हो गया। इसी के साथ साथ हमको बोलता है कि देयर इज ऑफन मिसमैनेजमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रेलेवेंट फार्मिंग एक्सपीरियंस। अब कॉर्पोरेट्स जो है उनको फार्मिंग का इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं होने की वजह से क्या होता है, दे यूज टू निगलेक्ट फील्ड इम्प्रूवमेंट। अब जो फील्ड है उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, किसी तरीके की प्लानिंग नहीं होती है, और पुअर लेबर रिलेशंस। दो कॉर्पोरेट का ओनर खुद तो नहीं जाता है वहाँ पर फार्म करने के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो रिलेशन जो बना कर रखा है उन फार्मर्स के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फील्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है। तो ये भी एक रीज़न है कॉर्पोरेट फार्मिंग के फेलियर का।
Next, it says that a major adverse fallout of corporate farming was displacement of large number of small farmers. उनको लगा शायद फार्मर्स उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते, तो उनको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से हटा दिया गया लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स को. On the other hand, there have been many cases of success when the corporate firms work with local farmers under the contract farming system. और कई बार ऐसे भी केसेस हमको देखने मिले हैं जहाँ पर कॉर्पोरेट की फार्मिंग जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग सक्सेसफुल रही है. तो वो सक्सेसफुल क्यों रही है? बिकॉज कॉर्पोरेट फर्म्स ने लोकल फार्मर्स के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बनाए रखा. किस तरीके से? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को लाकर कि भाई तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बेसिस पर तुम क्या करो, हमारे साथ में यहाँ पर काम करो, हमसे जुड़ जाओ. Therefore, there is a need to look at contract farming alternative as it meets the need of both corporate firms as well as small farmers. इसीलिए बोला जाता है corporate farming जो है, corporate farming का एक ऑप्शन हो सकता है, ऑल्टरनेटिव हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहाँ पर तुम उनको हायर करो और उनके साथ में काम करो. इससे दोनों की ही नीड जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी. कॉर्पोरेट फर्म्स की भी नीड पूरी हो जाएगी और एक स्मॉल फार्मर जो है उसकी भी नीड अपने आप पूरी हो जाएगी. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस क्यों कॉर्पोरेट फार्मिंग फेल हो जाता है कुछ कंट्रीज़ में और कई जगहों पर हमको सक्सेसफुली देखने मिलता है. क्यों देखने मिलता है? सिंपल सा रीज़न है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ गए, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उनको अपने साथ में काम करवा लिया, हायर कर लिया, तो दोनों की ही नीड यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है. तो दैट वाज सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग. ओके, इंक्रीज इन फार्मर्स सुइसाइड्स इन इंडिया. अब फार्मर जो इतने सुइसाइड करते हैं इंडिया में, उनके क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं? कुछ रीजंस हम आज देखने वाले हैं. Agriculture is the primary sector in India. India is predominantly an agrarian economy with close to 70% of the population depending on agriculture for livelihood, directly or indirectly. यहाँ पर बोला जा रहा है एग्रीकल्चर हम जानते हैं बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, तो प्राइमरी सेक्टर है हमारी कंट्री के लिए. इसी के साथ साथ एग्रेरियन इकोनॉमी जो है, हम एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या करता था, एग्रीकल्चर ही किया करता था अपने लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए, चाहे हम डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले. Despite the fast growth of secondary and tertiary sectors in India, a vast majority of people depend on agriculture for their livelihood. यहाँ पर सिंपल सी बात हमको बताई जा रही है कि भले ही सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर हमारे सर्विस सेक्टर होते हैं. तो बावजूद इसके कि यहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, फिर भी इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, अपना गुजारा करने के लिए. Now, 7 states in the country account for 87.5% of the farming sector suicides. यानी कि हमारे कंट्री के 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा फार्मर के सुसाइड देखने मिलते हैं. कितना? 87.5%. अब ये कौन से स्टेट्स हैं? दे आर महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट पर आ गया है, फिर है तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र shows the highest figures out of these states. महाराष्ट्र जो है वो क्या है बच्चों, याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which state shows the highest figure of the farmer suicides in India. तो महाराष्ट्र वो नंबर जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है. नेक्स्ट, सुइसाइड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मार्जिनल फार्मर्स, इवन स्मॉल फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स. तो यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ मार्जिनल फार्मर्स जो है वही सुसाइड नहीं करते हैं, स्मॉल फार्मर्स जो है वो तो और ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो भी सुइसाइड कमिट करते हैं. Now, even the state of Punjab, which benefited maximum from the green revolution. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था बच्चों एग्रीकल्चर में, तो पंजाब जो था वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाता था. बावजूद इसके यहाँ पर पंजाब का भी शेयर है किस चीज़ के अंदर, फार्मर्स सुसाइड के अंदर. In 2012, Maharashtra alone accounted for 25%. महाराष्ट्र अकेले 25% जो है यहाँ पर फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं. The country has seen a phenomenal increase in farmer suicide over the years. The National Crime Records Bureau report on accidental deaths and suicides in India places the number for 2001 at 16,415 and for 2015 8,007. तो ये कुछ नंबर्स है हमारे सामने जो हमको कहाँ से मिले हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट से मिले हैं हमको, जो हमको एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड का काउंट देते हुए हमको बताते हैं कि यहाँ पर जो है इन द ईयर 2001 फार्मर सुसाइड था 16,415 और जो कि 2015 में 8,007 हो चुका है. यानी अभी भी फार्मर्स ऐसे हैं जो सुसाइड जो है वो कर रहे
रहे हैं। According to NCRB data, the number of farmer suicides have decreased 67%, यानी कि जो हमने अभी अभी देखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से फार्मर की सुसाइड जो है वो क्या हो गई है, फार्मर्स का सुसाइड डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 67% कम हो गया है। 17,368 2009 में था, वहाँ से 2015 में कितना हो गया है? 8,007, यानी कि 67% क्या आ गई है, घटौती आ गई है फार्मर्स के सुसाइड में। Shocking decrease in the number of farmer suicide is because the NCRB has changed its data collection method. अब ये भी चांसेस है कि जो डेटा कलेक्शन मेथड होता है जो NCRB का था, उन्होंने अपने मेथड को चेंज कर लिया, तो चांसेस है शायद ये डेटा सही हो और शायद ये डेटा सही ना हो। For the purpose of data collection, NCRB has classified farm-related suicides under 2 categories. अब ये जो डेटा हमारा इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज और डिक्रीज दिखा रहा है, तो चांसेस है एक तो इन्होंने अपना डेटा कलेक्शन का मेथड चेंज कर लिया, तो वो कौन से 2 मेथड है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। However, the credibility of NCRB data and its data collection method is in question. लेकिन ये कितना ऑथेंटिक डेटा है, कितना सही डेटा है, आज भी NCRB के इस डेटा के ऊपर सवाल उठाया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो डेटा है वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, रियल है या नहीं है। The total farm-related suicides in 2015 are 12,602, यानी कि 2015 की अगर हम बात करें जहाँ पर हमको रिकॉर्ड दिया जा रहा है 8,007 ही फार्मर सुसाइड हुआ है, वहाँ पर अगर हम देखें फार्म रिलेटेड सुसाइड्स कितने हुए हैं 2015 में 12,602, क्लासिफाइड एज फार्मर सुसाइड विच इज़ 8,007, तो फार्मर सुसाइड को 8,007 काउंट कर रहे हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो है हमारे वो 4,595 काउंट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, इस नंबर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक फार्मर्स में दे दिया है और एक एग्रीकल्चरल लेबरर्स में दे दिया है, इसीलिए हमको इतना कम डेटा जो है वो फार्मर का देखने मिल रहा है। हालांकि ये सही है या नहीं वो भी बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। About 5,563 agricultural laborers died by suicide in 2021, यानी कि कितने फार्मर्स जो है, कितने एग्रीकल्चरल लेबरर्स सुसाइड कर चुके हैं 2021 में? 5,563 in the year 2021. According to the latest report of the NCRB की अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो ये डेटा हमको देखने मिलता है। नंबर ऑफ सुसाइड्स इंक्रीज बाय 9%, कितना परसेंट बढ़ गया है? 9% बढ़ गया है। कहाँ से? 2020 से, एंड बाय अराउंड 29% जो है 2019 से क्या हो गया है, बढ़ गया है। 2019 में 29% था, 2020 में जो डेटा हमको दे रहा है वो बता रहा है 9% और ज़्यादा बढ़ोतरी आ चुकी है। मोस्ट सुसाइड्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, जैसे हमने अभी अभी देखा महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स वहाँ पर कमिट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कर्नाटका जो कि 999 नंबर हमको दे रहा है। आंध्र प्रदेश जहाँ पर 584 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड, जो हमने अभी अभी देखा है एनसीआरबी ने बोला है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड के हिसाब से महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटका नंबर 2 पे है और आंध्र प्रदेश हमारा नंबर 3 पर है। The next topic that we have for today is reasons for farmers suicides in India. अब हमने देख लिया है, हमने कुछ आंकड़े देख लिए हैं कि कितने स्टेट्स है जहाँ पर फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं, किस तरीके से एनसीआरबी का डेटा जो है आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जो हम देखेंगे इनके एग्जैक्ट रीजंस क्या है, फार्मर्स सुसाइड कमिट करते क्यों है। सबसे पहले इनडेप्टेडनेस यानी कि कर्जों तले जो है वो दबे रहते हैं। मेजर रीज़न फॉर फार्मर सुसाइड इज़ इनडेप्टेडनेस, सबसे बड़ा रीज़न है उनके सर पे जो लोन रहता है वही रीज़न है। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैव टू बोरो फंड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फ्रॉम मनी लेंडर्स। अब किससे लेते हैं पैसे? जो गांव में मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। अब ये मनी लेंडर्स जो है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों? कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, 36% पर ईयर एंड इवन मोर। हर मनी लेंडर्स का अपना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कुछ मनी लेंडर्स होते हैं अगर देखा जाए 36% इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं हमारे फार्मर्स से। क्वाइट ऑफन द मनी लेंडर्स आर बैक्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। अब ये मनी लेंडर्स को किसका सपोर्ट होता है? करप्ट पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका सपोर्ट होता है। मनी लेंडर्स प्रेशराइजेस द इंडेप्टेड फार्मर्स टू रीपे द लोन्स एंड ड्यू टू ह्यूमिलिएशन एंड डिस्ट्रेस द फार्मर्स कमिट सुसाइड। और मनी लेंडर्स जो है वो फार्मर्स को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने लोन को रीपे करने के लिए। तो बेचारे शर्म से जो है और इस चीज़ से कि हमारा नाम ना खराब हो जाए तो, और इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होते हैं फार्मर्स जो है वो सुसाइड कमिट करते हैं।
इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली अबाउट 13% ऑफ इंडियाज, यानी कि इंडिया का 13%, यानी कि इंडिया के विलेज यहाँ पर बताए जा रहे हैं 6,49,481, जो कि जून 2016 के हिसाब से है, हैव बैंक ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू RBI। About 77,000 villages are served by MFIs, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर अवेलेबल, जो कि इंटरमीडियरीज हैं, जो कि बैंक जिनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। MFIs चार्ज इंटरेस्ट रेट बिटवीन 24% एंड 36% पर ईयर। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है कि भाई चलो तुमको मनी लेंडर परेशान करते हैं, हम तुमको लोन देने का काम करेंगे, इनको बैकअप सपोर्ट बैंक दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% से 36% तक होता है। इन द रिमेनिंग ओवर 5,23,000 विलेज, इतने विलेजेस जो है, ये जो हमने देखा बच्चा वो 13% था, किसका 13% था, इतने सारे इस विलेज का, जो कि अराउंड 84,389 डेटा हमको देता है। अब अगर बात करें हम रिमेनिंग विलेजेस की, जो कि 5,23,000 विलेजेस है, फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन मनी लेंडर्स। बाकी के विलेजेस में क्या हो रहा है, दूसरे गाँव में जो बच गए 5 लाख या 5.5 के आसपास अगर हम पकड़ कर चले, जो गाँव बच गए हैं वहाँ पर उनको डिपेंड होना पड़ता है मनी लेंडर्स के ऊपर, जो कि उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी इंटरेस्ट रेट अपना 36% जो है वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर अगर उम्मीद करते हैं फार्मर्स हमको लोन रीपे कर दे, तो बेचारे इतने टेंशन से ही क्या करते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हायर इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट यानी कि अब ये जो एग्रीकल्चर हमको करना है, ये जो फार्मिंग हमको करनी है, इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पावर हो गया, इनकी हमको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट है, जो हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फार्मिंग के लिए लगने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ों के कॉस्ट जो है वो क्या होते हैं, दिन पर दिन ऑन राइज है, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर्स के लिए क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, जो बहुत ही बड़ा नुकसानदायक होता है, किसके लिए, हमारे फार्मर्स के लिए। फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ BT कॉटन, अब ये बैसिलस, अब ये जो कॉटन सीड्स है बच्चों, BT कॉटन यहाँ पर लिखा गया है, ये उसका फुल फॉर्म है, ये हमारे कॉटन सीड्स होते हैं जो कि मिलते हैं। तो इनका जो कॉस्ट है वो कितना है, वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात में। अब इसी के साथ साथ जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो फर्टिलाइजर्स में एंटर कर चुका है, मैन्युफैक्चरिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। यानी कि अब यहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो मिलते थे बच्चों, फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पर एंट्री ले ली। अब उन्होंने एंट्री ले ली तो डेफिनेटली वो जिस प्राइस को सेट करेंगे उसी हिसाब से फार्मर्स को खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो इनपुट कॉस्ट है वो हमेशा क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ दी अनदर रीज़न कि क्यों फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं। सबसे पहले इंडेप्टेडनेस, कर्जे की वजह से, दूसरा हो गया हमारा हायर इनपुट कॉस्ट। तीसरा हम देखेंगे लोअर प्राइजेस फॉर आउटपुट। द फार्मर्स इन इंडिया गेट लोअर प्राइजेस फॉर देयर आउटपुट, यानी कि अब आउटपुट क्या होता है बच्चों, जो फाइनल रिजल्ट, अब जो एग्रीकल्चर का जो मेन प्रोडक्ट था उनका, जो उन्होंने बनाकर दे दिया, लेकिन उसके ऊपर उनको क्या मिलता है, उसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम मिलता है। For instance, the raw cotton price, the Indian farmer gets 6,500 per quintal in 2021। यानी कि कॉटन का जो प्राइस उनको मिलता है वो कितना मिलता है, 6,500 पर क्विंटल के ऊपर उनको मिलता है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस for most crops, but there is a big gap between the cost of production and MSP। यानी कि गवर्नमेंट ने MSP जो है वो तो डिक्लेयर करके रख लिया है, किसके लिए, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए, लेकिन बहुत बड़ा गैप है किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना खर्चा उनको आता है उस प्रोडक्ट को बनाने का, और जो MSP गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फार्मर्स हैव टू सफ़र लॉस, और इसी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रॉप फेलियर्स। अगला रीज़न जो है क्रॉप फेलियर है, जो हमको बताता है फार्मर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है जब क्रॉप फेलियर उनको फेस करना पड़ता है। अब ये तो नेचुरल कंडीशंस है जिनकी वजह से उनको फेस करना पड़ता है, या तो कई बार जो पेस्ट यूज़ किया है उन्होंने उसकी वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, फ्लड्स आ गए हैं, या फिर ड्रॉट, सूखा पड़ गया है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर होता है, अल्टीमेटली फार्मर्स का नुकसान होता है। तो इस नुकसान को वो क्योंकि इसकी भरपाई ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दे कमिट सुसाइड। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स। अब फार्मर्स के लिए इस तरीके के कोई रिलीफ पैकेज जो है वो बनाए नहीं गए हैं। फार्मर्स हार्डली गेट द बेनिफिट ऑफ रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अनाउंस तो बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या एक्चुअल में फार्मर्स तक वो सारी चीज़ें पहुंचती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
For instance, in October 2021, the Maharashtra government announced 10,000 crore package for distressed farmers in the state whose crops are affected by unseasonal rains. अब अनसीजन यानी कि सीजन नहीं होगा, फिर भी बारिश आ जाती, ठंडी या गर्मी के मौसम में बारिश आ गई जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, तो ऐसे फार्मर्स जो उसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितना 10,000 करोड़ जो है वो क्या किया था, पैकेज दिया था उन फार्मर्स को. However, there is a possibility that the relief package hardly reached the farmers due to corrupt local administration. अब ये farmers के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये भी इसीलिए एक सवाल है क्योंकि बीच में ऐसे बहुत से करप्शन भरे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने हो सकता है वो पैकेज 10,000 करोड़ का उन तक पहुंचने नहीं दिया होगा. That is another reason why farmers commit suicide in our country. Next आता है हमारा लोन डिस्ट्रेस. ओके, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि फिर से हमको बताता है कुछ रिपोर्ट, 2474 आउट ऑफ द रिसर्च 3000 फार्मर्स सुइसाइड्स इन 2015 हैड अनपेड लोन्स फ्रॉम बैंक. यानी कि टोटल अगर 3000 फार्मर ने कमिट किया होगा सुसाइड, उसमें से 2474 है जिसका डेटा हमारे सामने आया, जिससे हमको पता चला कि उन्होंने बैंक को लोन पे नहीं किया था या नहीं कर सकते थे, इसीलिए क्या किया, सुसाइड कमिट किया. Interestingly, contrary to popular perception, only 9.8% of the loans were from money lenders. लेकिन अगर देखें इसके अलावा तो 9.8% जो loans था वो किससे लिया गया था, मनी lenders से लिया गया था. This could imply that muscle power and harassment by money lenders could not be a major driving force, जिससे हमको समझ में आता है कि ये रेशियो जो है वो कम है, यानी कि बैंक का प्रेशर जो है और मनी लेंडर का प्रेशर जो है उसके कंपैरिजन में बैंक का प्रेशर जो है वो फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा रहा है. Data from the Bureau also shows a strong linkage between farmers' suicides and indebtedness. जो हमने सबसे पहला वाला पॉइंट बच्चों पढ़ा है, ये डेटा हमको क्या बताता है कि फार्मर सुसाइड और इंडेप्टेडनेस, कर्जा, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों के बीच में. While Maharashtra and Karnataka has the highest number of farmer suicides, these two states also had a high rate of suicides for indebtedness. अब यही दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर फार्मर्स सुसाइड भी ज़्यादा कमिट करते हैं और दूसरा डेटा हमको ये बताता है सबसे ज़्यादा सुसाइड इंडेप्टेडनेस यानी कि कर्जों तले दबे हैं इसीलिए भी करते हैं. Next point that we have is India's economic policies. India's economic policies are generally urban consumer driven, as reflected in the exigency to impose price controls in case of price rise, like bringing produce under the essential commodities list and withdrawal once the price is under control. तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी गई है वो जनरली किसके ऊपर बेस्ड होती है, अर्बन कंज्यूमर के ऊपर, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है ताकि हम क्या कर सके, प्राइस कंट्रोल जो है मार्केट में कम कर सके इन केस अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो. Such policies limit the profit margins and mar the farmers' chances of breaking the debt cycle. और कई बार ऐसा होता है, ऐसी पॉलिसीज की वजह से ही क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन्स जो है फार्मर को वो बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, अपने कर्जों तले दबे रहना पड़ता है, तो सुसाइड कमिट करना पड़ता है. Okay, next we have the last point that we have for today is water crisis. A look at the figures for suicides also revealed that there is a concentration of suicides in the water deficient regions like Maharashtra and Karnataka. अब हमको कुछ फिगर्स है, आंकड़े हमको ये भी बताते हैं कि फार्मर की सुसाइड के लिए वाटर डेफिशिएंट रीजन्स यानी कि ऐसी इलाके जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत, बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ ऐसे हिस्सों में ऐसे रीजन्स जो है वो अवेलेबल है. फेलिंग मानसून्स ओनली एड टू द वोज ऑफ द फार्मर्स. अब अगर मानसून वहाँ पर नहीं हो, बारिश वहाँ पर उतनी नहीं गिरे जहाँ पर फसलें हमको बनानी होती है, जहाँ पर फसलें उगानी होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पानी की किल्लत या कमी की वजह से वहाँ पर फार्मिंग जो है वो सही से नहीं हो पाई है. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ऑल्सो कॉज अननेसेसरी डिस्ट्रेस ऑन दी फार्मर्स. अगर दो स्टेट के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहा होगा पानी को लेकर तो वो भी एक रीज़न हो जाता है किसके लिए, फार्मर के ऊपर एक बर्डन बढ़ जाता है. वाटर शॉर्टेज हैज़ लेड टू अ फेलियर टू मीट द प्रोडक्शन डिमांड्स. और क्योंकि पानी की कमी है तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन डिमांड के लिए, यानी कि वो और ज़्यादा अच्छे से अपनी फार्मिंग नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनको सुसाइड कमिट करना पड़ता है. इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है वो यही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन. किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से आईटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.